मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसक्यूब नेशनल की शुरुआत सोल्यूशन जर्नलिज्म की सिद्धांत पर हुई, यानी कि हम समाधान खोजें कि जो जो इश्यूज, जो जो समस्याएं हम अपने आसपास देखते हैं, उनके समाधान क्या हो सकते हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय, उनके व्यूज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने दर्शकों तक, अपने व्यूअर्स तक ले जाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी पर, बच्चों पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है इस पैंडेमिक का, और किस तरह हम उन्हें बचा सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माँ बाप की, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, कब बच्चों को काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए, अगर घर में हम देखते हैं कि कोई इस पैंडेमिक का शिकार हुआ तो उसका बच्चों पर क्या, की सेहत पर, उनकी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, बच्चों को किस तरह से बताना चाहिए इस पैंडेमिक के बारे में। बच्चे घर में सिमटे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ऐसे में बच्चों को भी शायद उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो ऐसे में माता पिता किस तरह से बच्चों को समझाएं, क्या किस तरह का जो एटीट्यूड है वो टीचर्स का होना चाहिए जब वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को। इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीना चंद्रा, जो कि प्रोफेसर हैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीना चंद्रा हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी। तो डॉक्टर मीना चंद्रा, आप इस पूरे माहौल को, बच्चों को किस तरह देख रही हैं इस पूरे पैंडेमिक के दौर में, उनकी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बच्चों पर इस पैंडेमिक का क्या असर हो रहा है, क्योंकि हम रिसर्च भी देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की रिसर्च आ रही है, इंटरनेशनल रिसर्चेस आ रही हैं, जो कि ये स्टडीज हैं जो बता रही हैं कि बच्चे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस पैंडेमिक में। डॉक्टर मीना चंद्रा। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है आज चर्चा के लिए, और ये बहुत ही सामयिक है, कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। बच्चे हम सबकी प्रायोरिटी हैं, देश की प्रायोरिटी है, देश का भविष्य है। दुर्भाग्यवश 1 साल से जो पैंडेमिक चल रहा है, 1.25 साल हो गया, इसका असर बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2 तरीके से असर हमने देखा है। एक तो माहौल का असर, जी, पैंडेमिक चल रहा है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन्स हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, थोड़ा भय का, घबराहट, बेचैनी का माहौल है, जिसे बच्चे चाहते ना चाहते हुए कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरा है कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो गया किसी बच्चे को, या परिवार में किसी को हो गया, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जो भय का वातावरण है उसको बच्चा रेशनलाइज नहीं कर पाता। तो दोनों चीज़ों के असर है। ज़्यादातर असर माहौल का है, लेकिन अगर अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, पड़ोसी, लार्जर फैमिली में किसी बच्चे का जो प्रिय व्यक्ति है, चाहे उसकी नानी हो, दादी हो, किसी को भी अगर कोरोना होता है तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा एडवर्सली लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इसको लेके। जी। तो किसी को हमारे को कोविड होता है तो बच्चे इसे बहुत एडवर्स लेते हैं। जी। लेकिन हम हमेशा ये ना सोचें कि बच्चे पे एडवर्स इफेक्ट ही होता है। बहुत सारे बच्चे रेजिलिएंट भी निकल कर आ रहे हैं, और बहादुर भी बन के आ रहे हैं, साहसी भी हो रहे हैं, और कई बार बच्चे परिवार में हिम्मत देने का भी काम कर रहे हैं। तो यही नहीं सोचना चाहिए कि पैंडेमिक है तो बुरा ही असर होगा। बहुत सारे बच्चे इस दौरान मैच्योर हो गए। बहुत सारे बच्चों को जो वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, उनको ग्रहण करने का टाइम मिला, परिवार के साथ समय बिताने का टाइम मिला। तो पैंडेमिक के पॉजिटिव्स भी हैं, हम ये ना सोचें सिर्फ नेगेटिव ही हैं। जी। तो बच्चों को किस तरह से माँ बाप को समझाना चाहिए इस पैंडेमिक के बारे में, क्या कहना चाहिए माँ बाप की, बिकॉज बच्चा चाहता है इसमें कि माता पिता उनको कैसे, क्या माँ बाप को क्यों बाहर नहीं जाना, कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं,
अगर बच्चों को मान लीजिए अगर किसी को परिवार में होता भी है ये कोविड, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए माँ-बाप को, उन्हें कैसे समझाना चाहिए? या मान लीजिए कि ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि किसी बच्चे को परिवार में हो गया, तो हमने अपने ही एक सर्कल में किसी से सुना कि बच्चे में बहुत एंग्ज़ायटी आ जाती है कि अब शायद मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो ऐसे में जो बच्चों में एंग्ज़ायटी आ जाती है, तो किस तरह से उनको समझाएँ, कैसे बच्चों की काउंसलिंग करें और कब ऐसा समय आता है उनको किसी प्रोफ़ेशनल काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए या घर से काउंसलिंग करनी चाहिए? देखिए, अभी पैंडेमिक आए 1.25 साल हो गया है। जी, शुरुआत में तो माता-पिता को भी नहीं पता था कि पैंडेमिक क्या है, इसमें क्या एहतियात हैं, क्यों एहतियात हैं। लेकिन अब उस पीरियड से हम निकल चुके हैं। अभी माता-पिता को पता है कि ये कोविड के क्या दुष्परिणाम हैं। हमारे लिए एहतियात, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर ना जाना, नॉन एसेंशियल ट्रैवल को अवॉइड करना, ये सब क्यों ज़रूरी है, माता-पिता को पता है। लेकिन बात है बच्चों तक ये जानकारी कैसे पहुँचे, जिससे बच्चे ग्रहण कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एज एप्रोप्रिएट बात करें। आप 5 साल के बच्चे से जैसे बात करते हैं, वैसे आप 15 साल के बच्चे से नहीं करते। 15 साल के बच्चों को आप काफ़ी डिटेल समझा सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारा लॉजिक जो कंपोनेंट होता है, वो अच्छी तरह विकसित हो चुका होता है। लेकिन 5 साल के बच्चे के लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं होते। लेकिन हमें उसको भी इन्फॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है, और ऐसे सूचना देनी है माँ-बाप को, इतना सेंसिटिवली देनी है कि बच्चा ग्रहण भी करे और घबराए ना। तो सबसे पहले है जी, कि खुद ना घबराएं। अगर हम कोई बात बच्चे के सामने रखते हैं, तो बच्चे हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगर माँ बाप खुद एंशियस हैं, खुद घबराए हुए हैं, खुद इमोशनल है, तो उस समय बच्चे से ना बात करें। अपने आप को कंपोज करके शांत मन में से फिर बच्चे से बात करें, और बच्चे से बेझिझक बात करें। एक और चीज़ ज़रूरी है, जब आप बच्चे से बात करते हैं तो कई बार बच्चा उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग में प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन जब भी बच्चे के सवाल उठें, चाहे वो सुबह नाश्ते के टाइम उठें या रात को सोने के टाइम उठें, तो उन सवालों को का उत्तर दीजिए। समय निकाल के उन सवालों पे बात कीजिए। आप बच्चे को अपनी समय सारणी के हिसाब से नहीं बाँट सकते कि ये बात हमने आपसे 4 बजे शाम को की थी, तभी आपने सारी बातें पूछनी चाहिए थी। हो सकता है बच्चा प्रोसेस कर रहा हो, रात को सोते समय उसको सडनली ध्यान आए कि मुझे ये बात पूछनी है। छोटी-छोटी बातें हैं कि क्या मेरे फ्रेंड्स मुझे भूल जाएँगे? अब मैं 1 साल से नहीं मिलूँगा। ये आपके लिए क्योंकि बड़े हैं तो समझ सकते हैं कि ऐसे फ्रेंडशिप नहीं टूटती हैं, लेकिन बच्चे के लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है कि मैं तो अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहा। तो बच्चों के जो कंसर्न्स हैं, जी, उनको भी वैल्यू दीजिए और उनसे चर्चा कीजिए, और जब बच्चा बात करना चाहे, तो उस समय टाइम निकाल के बात कीजिए। संवाद ही उत्तर है। अगर अच्छा संवाद स्थापित है, तो बच्चे जो अपनी परेशानियां हैं, जो अपने मुद्दे हैं, उनको सहज भाव से रख पाएँ, और माता-पिता उनको सहज भाव से कंसोल कर सकें, समझा सकें, उनको कॉन्फिडेंस फ़ील करा सकें। यही प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। जी। तो कई बातें आपने बताई कि बच्चों से संवाद करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उन्हें समझा पाएँ और बच्चों को टाइम बाउंड ना रखें कि आपने इस समय हमसे बात करनी थी। हो सकता है उनके में बहुत उनके आंसर उन्हें मिलने चाहिए। कब ऐसा वक़्त आता है कि जब बच्चों को आपको आपको लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए? क्योंकि अभी तो सब लॉक में माने देखिए, वैसे में ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती होंगी, जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और जी। कौन-कौन से ऐसी सरकारी हेल्पलाइन है जिसके ज़रिए अ, उसका भी अगर आप हमें डिटेल्स दे पाएँ? देखिए, अगर बच्चे का व्यवहार पहले अपने टेम्परामेंट के हिसाब से आप उसमें फ़र्क देखें। अगर बच्चा पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था, बहुत चीयरफुल था, और वो गुमसुम रहने लगे, चुप रहने लगे, तो एक फ़िक्र की बात हो सकती है। तो हमेशा बच्चे को अपने जो प्रीवियस टेम्परामेंट है, उसके जो उसका प्रीवियस परफ़ॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपेयर कीजिए। कुछ बच्चे वैसे ही अंतर्मुखी होते हैं, वैसे ही इंट्रोवर्ट होते हैं, पहले से ही स्वभाव है उनका। तो वैसे बच्चे हुँ, अगर हुँ। अंतर्मुखी हैं, तो फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है। दूसरी बात, अगर बच्चा बात-बात पे चिड़चिड़ा हो जाए, या रोने लगे, या
नींद में आने में परेशानी हो, या खाना बिल्कुल कम कर दे या खाना बिल्कुल बढ़ा दे, है ना। या देखें कि उसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, सिर्फ पढ़ाई में नहीं कंसंट्रेशन बन रहा, अगर गेम्स भी खेल रहे हैं, जैसे लूडो खेल रहे हैं, तो वो अपनी गीटियों को नहीं फॉलो कर पा रहा। तो अगर बच्चे के व्यवहार में, स्वभाव में, उसके सोने में, जागने में, उसके बात करने के तरीके में कुछ भी फर्क देखें और कंसिस्टेंटली फर्क देखें, एक दिन की बात नहीं। एक दिन हो सकता है बच्चे का मूड खराब हो, जैसे हमारा मूड खराब होता है, बच्चे का भी मूड खराब होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर देखें हफ्ता 2 हफ्ता, तो बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ई संजीवनी के नाम से। बहुत सारे बड़े अस्पतालों के ऑनलाइन फोन बेस्ड काउंसलिंग हेल्पलाइंस हैं, जो अब ऐसा होता है कि दिल्ली में भी काउंसलिंग हेल्पलाइन है और बेंगलोर में भी है, निमहांस बेंगलोर में, इबास दिल्ली में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की अपनी हेल्पलाइन है। तो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो सकती है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है। तो रिसोर्सेज बहुत हैं। और अभी कुछ जो प्रवासी भारतीय हैं, जो NRIs हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, और क्योंकि इंडिया की मेडिकल टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उन्होंने भी अपने हेल्पलाइंस दी हैं, जो बापियो है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसी तरह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, उन्होंने भी अपनी हेल्पलाइंस दी हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी और आपके माध्यम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, अगर आगे ये डिसेमिनेट हो सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों तक वो रिसोर्सेज पहुंच नहीं रहे। तो ये अच्छा है आपके माध्यम से बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल जो हैं, उनसे हम लाभ उठाएं। इसी पॉइंट में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्कूल्स के अपने काउंसलर्स हैं। तो जैसे स्कूल में टीचर से बात करते हैं, आप क्लास टीचर से बात करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें स्कूल काउंसलर से बात करनी है, तो वहाँ भी कुछ हल मिलते हैं। जो लाइट परेशानियाँ हैं, मामूली परेशानियाँ हैं, उनके हल स्कूल काउंसलर भी करके दे सकते हैं। जी, तो इसके अलावा कि आप क्या जिम्मेदारी समझती हैं, क्योंकि जैसे ये कहा जाता है कि सिलेबस कंप्लीट करने में क्या, या सिलेबस जो रह गया वो कंप्लीट करने पर फोकस करने से ज्यादा बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल वेलबींग, इस पर फोकस चाहिए। और इसमें टीचर्स का क्या रोल हो सकता है, स्कूल का क्या होता है, उनकी जो पढ़ाने का तरीका है या प्रोसेस है, उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि जो पहले क्लासरूम टीचिंग होती थी और जो ऑनलाइन टीचिंग है, उतनी देर तक बच्चों के लिए स्क्रीन के सामने बैठे रहना भी उनकी आंखों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, और उसका उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर जरूर पड़ता होगा। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चंद्रा? देखिए, कहते हैं कि एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी। जो आपदाएं आती हैं उनमें निहित होती है कि एक अवसर है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है जो पैंडेमिक है, इसके साथ साथ और इसकी वजह से अगर हम अपने स्कूल शिक्षा प्रणाली को थोड़ा रिफॉर्म कर सकें। हम देख ही रहे हैं, अभी 1 साल में तजुर्बा हो गया है, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, वो बेहतर बताएंगे। बहुत सारे हमारे करिकुलम के हिस्से हैं जो गैर ज़रूरी हैं, उनकी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, तो वो सब चीज़ें अब निकाल देनी चाहिए। और बहुत सारे नई चीज़ें हैं जो अब बच्चों के लिए आने वाले वक्त में ज़रूरी रहेंगी, तो उन सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो जो इंक्लूड करने वाले टॉपिक्स हैं, उसमें मैं कहूँगी हमेशा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव साइकोलॉजी और जनरल फिजिकल हेल्थ, ये सारे भी विषय होने चाहिए जो बच्चों को स्ट्रैटेजीज देंगे, आगे ज़िंदगी में मदद देंगे। और जो अनावश्यक हिस्से हैं उनको तो निकाल देना चाहिए। जो शिक्षा का तरीका हमने क्या किया, पैंडेमिक आया तो पता तो था नहीं कि ये 1.25 साल चलने वाला है, तो ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हुए, पहले 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए, फिर एक्सटेंड होता गया। तो शिक्षा के लिए कोई अच्छा रिफॉर्म हो नहीं पाया। तो क्या हुआ, जो क्लासरूम में जो पढ़ाते थे वही का वही सिलेबस टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। और आप समझ सकते हैं 5 घंटे लैपटॉप के सामने या स्मार्टफोन के सामने बैठना ही और उसमें देखना, वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आंखों के लिए अच्छा नहीं है,
कंसंट्रेशन के लिए अच्छा नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये सेम टू सेम सिलेबस हमें ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में नहीं डालना चाहिए। और अभी तो लग रहा है पैंडेमिक थोड़े दिन और चलेगा, तो हम स्पेशली लोअर क्लासेस हैं, जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस नहीं है, उनमें तो टीचर्स अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मुझे कर्नाटका की एक स्कूल सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया, कि उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो सूर्योदय नहीं देखते, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें भाग दौड़ करने की, स्कूल तैयार होने के लिए बस पकड़ के जाने की हमेशा जल्दी रहती है। लेकिन पैंडेमिक में उन्होंने बच्चों को सबसे पहला टास्क दिया कि तुम रात को आराम से सो, इतना होमवर्क नहीं है, और सुबह उठ के सूर्योदय देखो और सूर्योदय की ड्राइंग्स बनाओ। और बच्चों ने इतनी अच्छी प्रतिभा दिखाई, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई कि खिड़की के अंदर से सूर्योदय दिखा रहे हैं, बालकनी में से सूर्योदय दिखा रहे हैं। तो जो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी है वो ज़रूरी नहीं है ना एनवायरमेंटल साइंस के पीरियड में चैप्टर रट के आएगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बहुत सारी चीज़ें आती हैं जी। इस दौरान कुछ और रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों में क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, किसी भी फॉर्म में उस हफ्ते में एक दिन बच्चों से सिर्फ वही करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको चैप्टर दर चैप्टर, किताब दर किताब, विषय दर विषय हम उनको 5 घंटे रटाएं और उसके बाद उनके इम्तहान लें। बहुत सारे इम्तहान भी गैर ज़रूरी हैं। अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास में है, हर हफ्ते यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, 3 मंथली टेस्ट, तो ये बच्चों के लिए हम पहले से कह रहे थे कि ये ज़्यादा तनाव उत्पन्न करते हैं, दे क्रिएट टेंशन इन माइंड ऑफ चाइल्ड। तो ये सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम एजुकेशन फॉर लाइफ EFL एक मुहिम है, उसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि हम बच्चे को लाइफ स्किल सिखाएं, हम बच्चे को संस्कार सिखाएं, हम बच्चे को वैल्यूज सिखाएं, हम बच्चे को वो क्वालिटीज सिखाएं जो हम बच्चे में चाहते हैं। कंप्लेन करने की जगह कि हमारा बच्चा ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, हम सोचें, और पेरेंट्स भी सोचें कि अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा समय का पालन नहीं कर पाता, पंक्चुअल नहीं है, हम उसे कैसे एनकरेज करें कि समय का पालन करना सीखे, बच्चा सच बोलना सीखे, बच्चा बहादुर बने। तो ये टाइम बहुत सुनहरा टाइम है, अगर हम उससे अच्छे से यूटिलाइज करें और हम जो करिकुलम में से थोड़ा सा बाहर आए। और मैं समझ सकती हूँ हायर क्लासेस में बहुत संभव नहीं है, क्योंकि हायर क्लासेस से जो करियर की नींव रखी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मूलभूत परिवर्तन एकदम से आ जाएगा 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए। लेकिन जो छोटी क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, कक्षा 8 तक, आप आराम से इसमें तब्दीली ला सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि एक दिन बच्चे का असाइनमेंट ही है चाय बनाना, एक दिन बच्चे का असाइनमेंट ही है दाल चावल बनाना? क्या ये जरूरी स्किल नहीं है? लाइफ स्किल्स, ये लाइफ स्किल है। बच्चा अपने को खा सकता है, सैंडविच बना सकता है, अपने छोटे भाई बहनों को खिला सकता है, तो ये अच्छा लाइफ स्किल है ना, इसको सीखने में कोई बुराई नहीं। हमारी स्कूल की करिकुलम में नहीं था तो क्या हुआ, अभी तो बच्चे घर पे ही है ना, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मदर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम बच्चे को क्रिएटिवली कुछ चीजें देंगे, और मैं आपसे यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि मैंने स्कूलिंग करी दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल से, और उसमें होम साइंस की क्लास होती थी, और एक हमें प्राइमरी के बाद हमें ये सब कुछ सिखाया जाता था। होम साइंस का एक लैब भी होता था, उसमें स्किल्स हमें बताए जाते थे, सैंडविच बनाना, छोटी छोटी चीजें बनाना। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। मैंने 90s में पढ़ाई की या 80s में पढ़ाई की स्कूल में, तब ये सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा थी। यस, और अब हम दोबारा बैक टू बेसिक्स ही जा रहे हैं। जो चीजें हम लोगों ने अपने स्कूलिंग में की वो सब हट गई, और प्रतिस्पर्धा ही स्कूल के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया। हर बच्चे को फर्स्ट आना जरूरी है, हर बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स में एक्सेल करना जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन प्रतिस्पर्धा से बाहर आके हमें अचीवर चिल्ड्रन चाहिए, हमें लाइफ स्किल्स वाले बच्चे चाहिए, हमें संस्कारी बच्चे चाहिए। हमें सिर्फ फर्स्ट आने वाले बच्चे जो जीवन के हर क्षेत्र में फिसड्डे रह जाएं, ऐसे बच्चे तो नहीं चाहिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम करिकुलम
जी, तो हर हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए, जिस तरह हम कहते हैं कि चहुमुखी विकास होना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी का, उसके व्यक्तित्व का। तो जिस तरह हैप्पीनेस करिकुलम की भी बात होती है और मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं और हमने बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऐसी देखी जहाँ छोटे बच्चे जो कि शायद नर्सरी, प्राइमरी स्कूल में होंगे, उनको मेडिटेशन सिखाया जा रहा है और उसके बाद और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह के हमने रिपोर्ट्स देखी जिसमें उनका उसके बाद बताया गया कि जो उनका आउटपुट था वो जो पढ़ाई 4 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में कर पा रहे हैं। मेडिटेशन से उनमें इतना बदलाव आया, इतना हम्म। आया। आधा समय रह गया जिस काम इस करिकुलम को पूरा करने में ज्यादा समय लगाते थे उसको आधे समय में कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि खान पान की जब हम बात करते हैं तो उसका बच्चों की मेंटल से क्या संबंध है और कैसा खान पान इस दौरान माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए? देखिए, बैलेंस डाइट की बात जितनी की जाए उतनी कम है। और बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन्स हों, यानी दालें, चने, छोले, राजमा, अगर सेवन करते हैं तो एग और नॉनवेज, और कार्बोहाइड्रेट्स हों जो हमारे ग्रेन्स में होता है, हमारे फ्रूट्स में होता है। फैट्स भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं सब फैट्स खराब होते हैं, फैट्स अच्छे हैं जो हमारे हैं। और घी है, ये बहुत अच्छे मिनरल्स हों, वाइटामिन्स हों और फ्रेश फूड हो। और क्योंकि पैंडेमिक में सब लोग घर पे हैं, माताएं भी घर पे हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चे को फ्रेश फूड देने की। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फास्ट फूड की जगह, जो एक मुहिम आई थी और इटली से शुरू हुई थी, स्लो फूड देने की। स्लो फूड माने जो हम घर में बना के खाएं, फ्रेश बना के खाएं। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादियां, नानियां कहती थी बासा नहीं देना है बच्चे को, बासा तो बिल्कुल नहीं देना है, एक रात पहले की रोटी नहीं देनी। लेकिन जितना हमारा फास्ट फूड है और पैकेज फूड है वो फ्रेश तो नहीं होता। कभी कभार सेवन करना अलग बात है, लेकिन रेगुलरली तो नहीं लेना चाहिए। और स्टडीज आई हैं, इंडिया से स्टडीज हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उनमें जो ओबेसिटी बहुत ज्यादा आई, बच्चों में मोटापा बहुत ज्यादा है, उसका एक मूल कारण फास्ट फूड था। जी। कि सुबह माएँ खाना नहीं बना पाती थी, ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती थी। थोड़ा पीयर प्रेशर भी होता है, चलन होता है कि हाँ सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं कैंटीन में, तो कैंटीन में से अनहेल्दी फूड और फास्ट फूड खा के बच्चे मोटे हो रहे थे। कुछ स्कूल्स ने उसमें चेंजेस भी लाए, उन्होंने अपने कैंटीन का जो मेन्यू है वो बदला कि हम फ्रेश चीज़ें दें। लेकिन अभी तो बच्चे घर पे ही हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी घर पे हैं, तो कितना अच्छा है कि बच्चे को भी साथ इन्वॉल्व करके हम बैलेंस डाइट दें। हम हर मील की प्लानिंग करें कि हम बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, लंच में क्या देंगे, डिनर में क्या देंगे, और बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। बच्चा बहुत इंजॉय करता है जब आप उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व करते हो, तो उसका सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये भी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को अपना सहयोगी बनाकर जी, उसके इन्वॉल्व। इन्वॉल्व जी। करके उसको अपना पार्टनर बना के हम उसके फेवर में चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो होम बेस्ड एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस हो, प्राणायाम हो। बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने इनकरेज किया, कुछ हमारे पास बच्चे आते थे कि मदर डॉटर एक्टिविटी, जी। फादर सन एक्टिविटी या पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी कि सब मिलके एक साथ प्राणायाम करेंगे तो उससे बॉन्डिंग बढ़ती है। एक साथ लंच करेंगे, एक साथ डिनर करेंगे, उससे बॉन्डिंग बढ़ती है। तो हमेशा ये कंप्लेंट करना कि हमारा बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता है या इंटरनेट पे ही एंजॉय करता है या प्ले स्टेशन ही देखता है, तो उसको आप ऑल्टरनेटिव्स दीजिए ना। वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप पूरे जीवन में किसी चीज़ को अहमियत देते हैं और अभी तक आप नहीं कर पाए थे, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप उन चीज़ों को अमल करिए। आप वीकली मील प्लानिंग कीजिए, आप वीकली बच्चे के साथ गेम नाइट्स कर सकते हैं जिसमें आप बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। बच्चे को हारना भी सिखा सकते हैं कि कैसा अच्छी तरीके से हारा जाता है, और जीतना भी सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप है कि कैसे गरिमा के साथ जीतना है और गरिमा के साथ हार के फिर आगे बढ़ना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत अहम है। जिंदगी में तो हमेशा जीतेंगे नहीं और जिंदगी में हमेशा हारेंगे नहीं। तो अगर हम गेम्स के माध्यम में से माँ बाप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें
और तो हम ये पीरियड में बच्चे की बहुत अच्छी नींव डाल सकते हैं। और मैं तो टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक आध दिन बच्चे को हफ्ते में सिर्फ क्रिएटिव कामों के लिए छोड़ दें। जरूरी नहीं है 5 दिन पढ़ाया जाए, एक दिन बच्चा कुछ क्रिएटिव करे, उसकी आप हौसला अफजाई कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है और कई बच्चे तो अपना टैलेंट अभी ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं वो कितना अच्छा गा सकते हैं, कितना अच्छा डांस कर सकते हैं, कितनी अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। उन्हें हम हर चीज का एक्सपोजर तो दे सकते हैं, और एक्सपोजर देने से तो पता चलेगा ना कि प्रतिभा कहाँ है। तो सिर्फ करिकुलम समाप्त कराना है ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा एक बच्चा भर्ती था अस्पताल में, जिसके माता पिता दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में आईसीयू में थे, और ये बच्चा कह रहा था मेरी किताबें ला दो, मेरा कोर्स रह जा रहा है, मेरी किताबें ला दो, मेरा कोर्स रह जा। बच्चा जी, वो 13-14 साल का बच्चा था, वो 9th स्टैंडर्ड में था, और हमने उससे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज एनसीईआरटी के दिए, फिर क्योंकि वो बच्चा एंशियस हो गया था, और हम उसको कह रहे थे नहीं तुम रिलैक्स करो, तुम अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करो, जब तबीयत बेहतर होगी तो पढ़ लेना। लेकिन उसको अपनी अटेंडेंस की फिक्र थी, उसको अपनी पढ़ाई की फिक्र थी। कोविड से ही एडमिट हुआ था? जी जी, वो कोविड से ही एडमिट हुआ था, उसके मम्मी पापा भी कोविड से ही एडमिटेड थे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में नहीं थे, अलग अलग हॉस्पिटल में थे। आपको पता है कई बार बेड नहीं मिलते, तो पूरा परिवार 3 अलग जगह पे था। और हमने अपने काउंसलर को भेजा, और जब उसको हमने कहा कि नहीं अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी है, तब उसके अंदर के फियर्स निकल के आए। मम्मी कैसे हैं, मम्मी को क्या होगा, मम्मी ठीक हो जाएंगी, पापा ठीक हो जाएंगे। तो सामने सामने तो सिर्फ पढ़ाई की एंजाइटी दिख रही थी, जो हमारी स्टाफ नर्सेस कह रही थी बच्चा सिर्फ पढ़ाई की बुक्स मांग रहा है। अंदर से उसको इतनी फिक्र थी, इतनी स्ट्रेस थी कि मम्मी का क्या है, पापा का क्या है। और सिंपल सा टेक्निक हमने, जहाँ उसकी मम्मी एडमिटेड थी वहाँ डॉक्टर के मोबाइल फोन से मम्मी से बात करा दी, वीडियो कॉलिंग करा दी, पापा से बात करा दी। देखिए इतना छोटा बच्चा, 13-14 साल का बच्चा अकेले आईसीयू में, उसको फिक्र होती है। तो कई बार बच्चे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त है, चलो कम से कम पढ़ाई ना छूटे, पढ़ाई ना छूटे। बट और कितनी उम्र बच्चे की? वो बच्चा 13-14 साल का था, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा था जी। बट मैं तो उसकी इतना प्रेशर बच्चों पर है, अगर माँ बाप एक हॉस्पिटल में है, माँ एक हॉस्पिटल में, पिता किसी और हॉस्पिटल में, वो खुद किसी और हॉस्पिटल में, और उम्र 13-14 साल, और इतनी छोटी उम्र में मतलब वो आपको बता भी नहीं रहा था कि बैक ऑफ द माइंड उसको मदर की भी और अपने पापा की भी, माँ की भी चिंता है, पढ़ाई की भी चिंता है, ये सारे स्ट्रेस इतनी छोटी बच्चे पर। और ये तो काबिले तारीफ है। मैं अगर उसकी जगह होती तो शायद कुछ भी फेस नहीं कर पाती। बच्चा बहुत मजबूत था, लेकिन हमें चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। एक सिलेबस, एक पढ़ाई, एक की क्लास, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर जिंदगी में उतना अहम नहीं है ना। हमें ये तो कह रही है मीना जी की कितना सिलेबस छूट गया, उस पर अभी इंटरनेशनल रिसर्चर्स बोल रही हैं, और ये ऑक्सफोर्ड की स्टडी है जो मैंने अभी, जिसको मैं कोट करना चाहूंगी, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट पर छपी है, कि जिसमें ये कहा गया है कि जो सिलेबस रह गया उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बजाय बच्चे की मेंटल हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। और जिस तरह आप कह रही हैं कि क्रिएटिव तरीके अपनाएं टीचर्स भी, जरूरी नहीं है कि उसको इस तरह समराइज करके भी पढ़ाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे जैसे फिजिकल क्लास होती थी वैसे पढ़ाएं, लेकिन आप समराइज करके भी पढ़ा सकते हैं। क्रिएटिव तरीके निकालें टीचर्स की, कैसे बच्चों को कम ऑनलाइन टाइम में ही पढ़ाया जा सकता है, सिलेबस को किस तरह समराइज किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ाई जाएं, कौन सी और एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है जो उनको कराई जा सकती हैं। तो यहाँ आपने ये भी बताया कि घर में जो माँ बाप हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को इन्वॉल्व करें अलग अलग एक्टिविटीज में। बच्चों के लिए भी ये बहुत मुश्किल दौर है, जाहिर तौर पर तो बहुत ही सेंसिटिव ये पूरी स्थिति हो जाती है बच्चों के लिए, और ये काउंसलिंग किस तरह से हो ये भी बहुत अहम हो जाता है। और आपने बताया कि कितनी तरह की जो काउंसलिंग है वो सरकारी है, सरकारी हेल्पलाइंस भी हैं, और इंटरनेशनल भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडियन कम्युनिटी है जो विदेशों में है, चाहे यूरोप में है चाहे अमेरिका में है,
वो भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स बहुत ही अंडर प्रेशर हैं। ऐसे में ये भी आप हमें समझाएं कि बच्चों की अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी इमोशनल हेल्थ के लिए कैसा माहौल होना चाहिए घर में, कैसा वातावरण उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, जिनके परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ है, ज्यादातर बड़ी संख्या में ऐसे डेटा अगर हम देखें और मान के चलें कि दिल्ली की पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ भी है, तो जितने केसेस आ रहे हैं तो वो आधा प्रतिशत ही आबादी के हिसाब से, आधा से 1% ही। तो बाकी जो 99% लोग स्वस्थ हैं, वो जो घर में हैं, उनकी वो किस तरह का माहौल अपने बच्चों को दे, किस तरह खुद आपस में रहें, ये अगर आप इस पर कुछ टिप्स दे पाएं। देखिए, सबसे पहले बच्चों को खुशनुमा माहौल दें। आई नो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा खुद ही मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो माँ बाप खुद ही टेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करें माँ बाप। ठीक है, न्यूज़ में बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें परेशानी वाली आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप रोज़ न्यूज़ देखें और वो न्यूज़ बच्चों के सामने देखें। बच्चों के लिए आपको माहौल अगर क्रिएट करना है, तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुशनुमा माहौल करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना है, और एक डेली एक टास्क बना सकते हैं कि हाँ, आज हम बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत आसान था ना कि पहले बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर बच्चे स्कूल से आ गए, फिर बच्चे ट्यूशन टीचर के पास चले गए, फिर बच्चे ट्यूशन टीचर से आ गए, फिर बच्चों ने होमवर्क किया और रात को सो गए। अब ये बच्चा 24 घंटे माँ बाप के पास ही है, तो माँ बाप की ही 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि उसको ऐसा माहौल दें जिससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील कर सके। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चा अपने आप भी कर सकता है, बस उसे थोड़ी दिशा देनी है। जैसे रीडिंग है, नॉन करिकुलम रीडिंग है। आप बच्चे को कुछ भी उसके इंटरेस्ट की बुक्स ला के दे सकते हैं, बच्चा पढ़ेगा। आप बच्चे को ड्राइंग, पेंटिंग, गर्ल्स में एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग है, डांस है, म्यूजिक है, कुछ नहीं सरंगम का अलंकार है, आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। बच्चे को अगर इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप आगे करेगा। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता तो आप ढूंढिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी प्रतिभा कहाँ है। तो एक बहुत गोल्डन टाइम है कि आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं। एक और चीज माँ बाप कर सकते हैं जो पहले व्यस्त जिंदगी में नहीं कर पाते थे। कई बार माँ बाप कहते थे हमारा बच्चा हमारे संघर्ष को नहीं समझता, क्योंकि बच्चों को माँ बाप भी अपना गिल्ट कम करने के लिए पैसे पकड़ाते रहते थे, और फिर उन्हें लगता बच्चे माँ बाप की वैल्यू नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छा वक्त है कि आप बच्चे से संवाद स्थापित करें, अपनी जीवनी, अपनी बायोग्राफी बच्चे को बताएं। बच्चे को कैसे पता चलेगा आपका संघर्ष क्या है? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने संघर्ष से बच्चे को ओवरलोडेड कर दें, लेकिन एज एप्रोप्रिएट आप बता सकते हैं। अगर बच्चा आपका 10-12 साल का है, 13 साल का है, चीजें समझना शुरू कर रहा है, तो अपने माँ बाप का संघर्ष, अपने परिवार का संघर्ष बच्चे को पता होना चाहिए। तो बच्चे को अपनी धरती मिल जाती है, उसे जड़ें मिल जाती हैं। कंप्लेंट करना बहुत आसान है कि हमारा बच्चा पैम्पर्ड है, लेकिन पैम्पर किसने किया? हमारा बच्चा परिवार को या परिवार के संघर्ष को नहीं समझता, तो बताए क्यों नहीं कि परिवार का संघर्ष क्या है। पहले जॉइंट फैमिली थी, दादी नानी ये सब काम कर लेती है, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके अनुसार ही हमें ढलना होगा। तो ये सेकंड मैं चीज कहूंगी कि आप बच्चे को अपनी जीवनी बताइए, अपने अच्छे पॉइंट्स से बताइए, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपने कैसे फील किया, आपने जब 10th क्लास की थी, या आपको जॉब लगी थी, या आपके जीवन में आप स्पोर्ट्स कैप्टन बने थे। अपनी उपलब्धियां भी बताइए, अपने संघर्ष भी बताइए, तो बच्चे को एक दिशा मिलती है कि मेरे जीवन में मेरे पिता ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया, मैं भी ये सब कर सकता हूँ, और मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। डांट से बच्चे को नहीं बरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इमोशनल टाइम है, बच्चा कुछ भी नहीं कहता तो भी एब्जॉर्ब करता है। वो देखता है ऑनलाइन 30 बच्चे में से 25 बच्चे ही जुड़ रहे हैं, 5 बच्चे वो हैं कि जिनके घर में कुछ कोरोना है, या जिनके पास एक्सेस नहीं है, या कुछ भी नहीं है, तो भी बच्चे के मन में गलत ख्याल आते हैं कि मेरे फ्रेंड ठीक तो है, मेरा फ्रेंड क्लास में नहीं आ रहा। तो इट इज एन इमोशनल टाइम, बिना कुछ हुए तो इमोशनल टाइम है। तो बच्चे को डांटिए, फटकारिए, मारिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा थोड़ी गलती भी करता है, तो ये आपके पास भी अभी समय है ना बच्चे से बात करने का, बच्चे को बताने का ये चीज गलत क्यों है और सही चीज क्या होनी चाहिए। दोनों बातें बतानी चाहिए। जो गलत है
हमें ज़रूर बताना चाहिए ये गलत है, और उसका जो रिप्लेसमेंट राइट स्ट्रैटेजी है, राइट वे ऑफ लिविंग है, राइटियस वे ऑफ लाइफ है, वो भी बच्चे को बताना चाहिए। तो बच्चे को समझ में आएगा ना, ये नहीं करना वो नहीं करना में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता था, फिर करना क्या है। तो हमें जी बच्चे को एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क भी देना पड़ेगा। आप कहेंगे स्पून फीडिंग है, सो बी इट। अगर स्पून फीडिंग ही है, तो अगर संस्कारों की स्पून फीडिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यही संस्कार पहले नहीं थे तो आप माँ बाप हमेशा कंप्लेंट करते थे। एक और चीज जो बच्चे के लिए कर सकते हैं, आप बच्चे को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्किल सिखा सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा स्किल है। जो 5th क्लास से ऊपर बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम टेबल स्कूल का मिल जाता है, तो पूरे दिन को कैसे स्ट्रक्चर करना है उनको आप टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। आप उनको गोल सेटिंग सिखा सकते हैं, छोटे छोटे गोल से कि हाँ ये वाले टारगेट इतने दिन में कंप्लीट होगा। अगर अलमारी है उसको 3 दिन में हम अच्छे से लगा लेंगे, जो बुक्स हैं उसको हम शाम तक अच्छे से लगा लेंगे। तो छोटे छोटे गोल्स दे सकते हैं। अगर ये पोएम्स है, 1 हफ्ते में पोएम सारी याद हो जाएगी, 10 दिन में ऐसे लिख लेंगे। तो आप गोल सेटिंग दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, लीडरशिप दे सकते हैं। जो छोटे बड़े बच्चे हैं जिनके नीचे छोटे बच्चे हों, तो जो फैमिली में बड़ा बच्चा है उसे आप लीडरशिप दीजिए कि वो अपने छोटे भाई बहनों को लुक आफ्टर करे, उनको कोई अगर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करे, चाहे वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो गेम्स में खेलते खेलते छोटा भाई बहन अटक रहा हो, तो फैमिली बॉन्डिंग करवाइए। इतनी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा हम क्रिएटिव रहें तो हम इतना कुछ कर सकते हैं। ये और अभी भी वक्त है, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल स्कूलिंग तो जुलाई से पहले नहीं शुरू हो पाएगी, और अभी मई और जून 2 महीने तो हैं ही हमारे पास, शायद जुलाई भी रहे। तो घर का माहौल खुशनुमा करके उसमें खुद प्लान करें, आज क्या अचीव करना है, इस वीक क्या अचीव करना है बच्चे के साथ, इस मंथ क्या अचीव करना है, तो सोचिए और सेंसिटिवली। और बच्चे की इंटरेस्ट को, बच्चे की डगर को पकड़िए। अगर बच्चा कुछ बात करना चाहता है तो आप सोचिए कि हाँ इस बारे में बात करनी है। अगर बच्चा बात नहीं करना चाहता तो उस समय फोर्स नहीं कीजिए, बाद में टटोलिए क्या बात है, बच्चा क्यों नहीं बताना चाह रहा, समझिए उससे। कोई कप प्लेट टूट गया, टेंशन में आ गया बच्चा, नहीं बता पा रहा, अगर आप उसे स्पेस देंगे तो सच बोलना सीख जाएगा। और अगर आप उसे फटकारेंगे, अगली बार वो झूठ बोलना ही सीखेगा, वो कोई भी चीज टूटेगी उसको छुपा देगा। छोटी छोटी चीजें जो पेरेंटिंग की बुनियाद है, तो बहुत अच्छा टाइम है कि हम उसके बारे में बात करें। पेरेंटिंग रिसोर्सेज भी ऑनलाइन बहुत सारे हैं, तो माँ बाप तो आजकल मोस्टली टेक सेवी हैं, तो ऑनलाइन पेरेंटिंग रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, पेरेंटिंग बुक्स हैं। देखें कि हम अपने पेरेंटिंग में क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को कंसिस्टेंट पेरेंटिंग दें, कि चाह के तो कोई अपने बच्चों के साथ फेवर या डिसफेवर नहीं करता, लेकिन कई बार अपने आप हो जाता है, अनायास हो जाता है। तो बच्चे कई बार ट्रिप भी करते हैं कि नहीं हमें फेवर नहीं मिला। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों की इमोशनल नीड्स अलग हैं, हमें ये भी रियलाइज करना है कि सारे बच्चे यूनिक होते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स अलग हैं, अलग अलग तरीके से इमोशनल नीड्स को हैंडल करना है। एक बच्चा बहुत बहादुर हो सकता है, एक बच्चा बहुत सेंसिटिव हो सकता है, दोनों की नीड्स अलग है। माँ बाप तो दोनों के सेम है, तो यूनिक बच्चा है तो कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है बच्चों की, उनकी नीड्स को उसी 24 घंटे में एड्रेस करना है। तो अगर हम ये कर पाए, और ऐसा नहीं है हम ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के पेरेंटिंग की जरूरत है। अभी वो जो ऑटो पायलट था ना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को पैक करके स्कूल भेज दिया, फिर उसके बाद बच्चे आए घर पे, लंच वंच खिलाया, फिर ट्यूशन के लिए पैक करके भेज दिया। हमें ऑटो पायलट से बाहर आना है, और पेरेंट्स को भी आना है और टीचर्स को भी आना है, क्योंकि अभी पोस्ट कोरोना लाइफ कहना चाहेंगी, टीचर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी आप एज अ साइकाइट्रिस्ट, क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि किस तरह की? सबसे पहले तो टीचर्स को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी। बहुत मुश्किल टाइम में इतने बच्चों की वो जिम्मेवारी ले रही हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स हमारे कोरोना में स्क्रीनिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स,
एयरपोर्ट पे भी इन्वॉल्व रहे हैं, रोड साइड पे भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो टीचर्स तो टीचिंग के अलावा भी कोरोना में बहुत योगदान दे रहे हैं। तो हैट्स ऑफ, मेरा सलाम है सब टीचर्स को जो इतने मुश्किल वक्त में खुद के भी परिवार हैं और फिर उसके बावजूद वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी टिप होगी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो एक फ्रेमवर्क है उसके बाहर सोचें और अपने प्रिंसिपल्स को, अपने क्लास टीचर्स को कन्विंस करें कि हम यही पढ़ाएंगे इस साल और हम ये सब नहीं पढ़ाएंगे। एक ये स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा और उस पर चर्चा कीजिए। मैं ये नहीं कहती रिजिड होइए, चर्चा कीजिए। अगर 4 सेक्शन है उसमें 2 टीचर्स मैथ्स पढ़ाती हैं या हिस्ट्री पढ़ाती हैं, आपस में चर्चा करें कितना ज़रूरी है और कितना हम छोड़ सकते हैं। तो अगर वो सिलेबस को कंसाइज कर दें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सेकेंड थिंग, एनकरेज क्रिएटिविटी। जो ये सिलेबस का रटना बच्चे को आगे नहीं लेके जाएगा, लेकिन बच्चा अगर सोचना सीख जाए, बच्चा अपना सेल्फ एक्सप्रेशन सीख जाए, वो बच्चे को जिंदगी भर काम आएगा। तो जानकारी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन विजडम किस में है? विजडम इस बात में है कि हम बच्चे को लाइफ स्किल्स की तरफ हम बच्चे को पुश करें। अगर हम बच्चे को कहें कि अपनी मम्मी के साथ बैठ के आप बर्तन धो सकते हो, कप और कटोरी और चम्मच धोना सीख जाओ, तो इसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात। ये स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए, लाइफ स्किल्स हैं। और साथ ही घर के दूसरे के प्रति क्या रवैया होता है, कैसा व्यवहार होता है, कि मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। और ये ऐसा टाइम है जो महिलाओं पर ज्यादा प्रेशर है, वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं और घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जो घर में पुरुष हैं उनसे, उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए महिलाओं के प्रति कि बच्चों में एक अच्छा मैसेज जाए? पूर्णिमा जी, एक चीज़ है आइडियलिज्म कैसा होना चाहिए और ये एक चीज़ है यथार्थ क्या हो रहा है। तो बड़े दुख की बात है, WHO की रिपोर्ट है कि जो कोरोना का पेंडेमिक आया, लॉकडाउन आए, उसके बाद थोड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो बहुत सारे आदमियों जिनकी नौकरी चली गई या जो घर पे रह रहे थे, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का दुर्भाग्यवश रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। हमारे पास नेपाल की स्टडी है, बांग्लादेश की स्टडी है, ब्राज़ील की स्टडी है, इंडिया से स्टडीज़ हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। तो ये बहुत दुखद बात है। तो हमने देखा है कि जिन परिवार में वैसे भी कंटेंशियस मुद्दे थे, जहां आपस में अनबन थी, तो जब 24 घंटे साथ रहना शुरू किया तो वो अनबन को सुलझाने की जगह वो अनबन मतलब बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो गई। जी। तो ये भी एक पहलू है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस ना देखें, खुशनुमा माहौल में रहें, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो मतलब इस माहौल से आज़ाद थे कि रात को जब तक फादर आते थे या फादर अल्कोहल लेते थे, जब तक वो आते थे घर में मारपीट होती थी, तब तक बच्चे सो चुके होते थे। और अब 24 घंटे वही डिसफंक्शनल लोग हैं घर के अंदर और बच्चे जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये एक यूनिसेफ के आंकड़े थे कि बहुत सारे बच्चे दुर्भाग्यवश पढ़ाई छोड़ देंगे और वो दोबारा से कभी पढ़ेंगे नहीं। मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात कर रही हूँ, या जिनके परिवारों में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहा या काम करने लायक नहीं रहा किसी भी वजह से। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिना समय से पहले इवन कम उम्र में जिनकी शादी कर दी जाएगी क्योंकि परिवार नहीं चला पा रहा अपने आप को। तो और जिसकी पढ़ाई छूट जाएगी, चाहे काम धंधे के लिए किसी बच्चे की, या लड़कियां जिनकी शादी हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कभी दोबारा शिक्षा की लाइन में दोबारा नहीं जुड़ेंगी। और ये कितनी दुख की बात है कि जो बच्चा पढ़ सकता था, क्लास में अच्छा था, उसकी पढ़ाई छूट गई। वो 8वीं में है तो 8वीं पास ही रह जाए, 10वीं में है तो 11वीं 12वीं नहीं कर पाए क्योंकि हालात ऐसे नहीं रहे। बहुत सारे माइग्रेंट्स भी जो अपने घर को चले गए, वहाँ गांव में अगर स्कूल नहीं है तो वो बच्चे भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि जो माँ बाप सोच रहे हैं या जो माँ बाप के हालात ऐसे हैं कि वो बच्चे के पढ़ाई छुड़ाने के लिए
या लड़कियों की समय से पहले शादी करने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप हिम्मत मत छोड़िए, आप बच्चों को सहयोग दीजिए। 1-2 साल 4 साल की बात है, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। संघर्ष का समय सबके लिए संघर्ष का समय है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई अगर आप कम कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो जीवन में कभी मुख्य धारा में वापस ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो समय से पहले कोशिश कीजिए कि बच्चा पढ़ाई ना छोड़े। अगर बच्चे काम करना भी शुरू करते हैं 15 साल 16 साल में, नॉन फॉर्मल सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, तो भी मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करूंगी कि आप प्राइवेटली अपनी 10वीं और 12वीं ज़रूर कीजिए, पढ़ाई से अलग नहीं होइए, क्योंकि भविष्य में और अच्छे भविष्य का रास्ता शिक्षा से ही होकर आगे जाता है। अगर किसी कारणवश शिक्षा आप अभी नहीं कर पा रहे, और स्कूली शिक्षा तो कोई भी स्कूल नहीं जा रहा, तो आप भी अगर स्कूल नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई का दामन मत छोड़िए, शिक्षा से ही आगे जीवन है। और जिन लड़कियों की ब्याह शादी के लिए सोच रहे हैं, सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बचाया जा सके कि वो शिक्षा उनकी ना छूटे, उनका स्कूल ना छूटे। इस दिशा में सरकार को तो काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। जिस जिस स्टेट में सरकारें हैं उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके स्कूल ना छूट जाए। इस दिशा में वो क्या कर सकती हैं, इस दिशा में जो प्रशासन है, सरकारें हैं, वो क्या कर सकती हैं, ये उनको जरूर सोचना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेवारी इन बच्चों की सिर्फ माँ बाप की नहीं है, हमारी सबकी है, पूरे समाज की है, सरकार की है, प्रशासन की है। और जो भी गांव हैं जहाँ पे माइग्रेंट बच्चे पहुँचे हैं, तो वो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली से, पुणे से, बेंगलोर से आए हैं। तो उन बच्चों को गांव के स्कूल में ही एनरोल किया जाए, क्यों नहीं? कुछ तो शिक्षा मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कुछ भी शिक्षा नहीं मिलेगी। और जो लड़कियों को असमय शादी करने की बात है, उसमें तो मैं बहुत फर्मली कहूँगी, आप बच्चे के पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारिए। 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं कीजिए, उसका पूरा जीवन है। अभी ये कोरोना महामारी है, ये तो चली जाएगी, लेकिन जिस लड़की की 14-15 साल में शादी हो जाएगी, वैसे भी गैर कानूनी है, लेकिन उसका भविष्य तो उज्जवल तो नहीं हो पाएगा ना। तो माता पिता को मैं यही कहूंगी, आप हिम्मत मत छोड़िए। 1-2 साल जहाँ इतना आपने संघर्ष किया, 1-2 साल और संघर्ष कर लीजिए। शिक्षा नहीं छूटनी चाहिए, हर बच्चे की शिक्षा कम से कम 12वीं तक बच्चा पढ़ पाए, ये तो हम सबकी मुहिम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आखिर में मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, बहुत बच्चों के लिए बहुत अनसर्टेनिटी का टाइम है, खासतौर पे जो 12th के जिनके एग्जाम है उनके लिए, तो उनमें किस तरह की एंजाइटी है और इस दिशा में गवर्नमेंट को का क्या रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके एग्जाम कब होंगे, जून में होंगे, जून के बाद होंगे, कब तक हो जाएंगे। तो कितना टाइमलाइन गवर्नमेंट को उन्हें देनी चाहिए कि वो तैयारी कर सके, ये ना हो कि 15 दिन दे दिए जाएं या 10 दिन बाद हो। कितना टाइम पीरियड एक सफिशिएंट मानती हैं आप एज इंटरेस्ट की जो बच्चों को मिलना चाहिए जो इनके 12th के एग्जाम है या किसी भी तरह के एग्जाम है? पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। तब से अब में कल ही एक नोटिफिकेशन आया है कि कम से कम नीट की परीक्षा के लिए, जो मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा है, कम से कम 1 महीना दिया जाएगा नोटिफिकेशन और परीक्षा के बीच में। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हर चीज़ को एंट्रेंस के थ्रू तो नहीं होता, तो जो चीज़ें एंट्रेंस के बगैर होंगी, जो चीज़ें 12वीं या 11वीं 12वीं के जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे होंगी, उसके बारे में एक क्लियर नोटिफिकेशन बच्चों को आ जाना चाहिए। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं कि आपके ये परसेंटेजेस, आपकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज, या उसमें कोई एक वेटेड पैटर्न हो सकता है कि 10वीं के 1/3 मार्क्स होंगे और 12th के 2/3 मार्क्स होंगे, जो भी सरकार पैटर्न घोषित करेगी उसके अनुसार आपके बच्चों के कॉलेज एडमिशन्स होंगे। क्योंकि 12वीं के बाद एक बहुत बड़ी फिक्र है बच्चों की कि कॉलेज कैसे होगा, उनको सेम सिटी में मिलेगा कॉलेज, नहीं मिलेगा, कॉलेज में भी क्या ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। तो जब अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो जो चीज़ें हम सर्टेन कर सकते हैं, एक तो है टाइम शेड्यूलिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा
जो एंट्रेंस एग्जाम के अलावा भी हम एडमिशन कर सकते हैं। देखिए बहुत पहले तो सिर्फ 12वीं के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये एडमिशन होते हैं, और वो भी कोई बहुत ख़राब एडमिशन नहीं होते थे, उसमें भी लोग अच्छे प्रोफेशनल्स बाहर निकल के आए हैं, तो हम उस बारे में भी सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ जो वोकेशनल पढ़ाई है, अब गवर्नमेंट को वोकेशनल पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। डिजिटल पढ़ाई पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल शॉर्ट कोर्सेज, करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, रेदर देन अ प्लेन ग्रेजुएशन जिसके बाद भी वहीं खड़े हैं जहां 12वीं के बाद खड़े हैं। ऐसी सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई का अब कोई लाभ नहीं है। छोटा कोर्स है, अगर डेस्कटॉप पब्लिशिंग का भी कोर्स है, या छोटा कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स है, या कोडिंग के कोर्सेज हैं, वो सब भी जॉब मार्केट में रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू एक प्लेन बीए है जिसके बाद बच्चा फिर दोबारा से संघर्ष कर रहा है। तो हमें थोड़ा इनोवेटिव होके सोचना चाहिए कि सब बच्चों को हमें सिर्फ ग्रेजुएशन करानी है और ग्रेजुएशन के बाद क्या कराना है, तो ये तो बात नहीं हुई। इसमें मैं स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स और काउंसलर्स की भी रोल देखती हूँ, क्योंकि मुझे कई पेरेंट्स ने बोला कि अगर हमें काउंसलर ने पहले बता दिया होता कि हमारा बच्चा का लेवल ये है और बच्चा ये कर सकता है और ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम बच्चे को वहाँ प्रेरित करते। तो बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता, जैसे अगर बायोलॉजी लिए तो सिर्फ मेडिकल ही नहीं कर सकते, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, टेक्नीशियन कोर्सेज, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक करियर काउंसलिंग स्कूल लेवल पे, डिजिटल लेवल पे, थ्रू वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, आई थिंक उस पर भी एक थोड़ा फोकस होना चाहिए कि बच्चों को दिशा पता चले। बिल्कुल, बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है, किस दिशा में उनको जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीना चंद्रा जी, आप प्रोफेसर हैं और इतनी आपने जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को, खासतौर पे बच्चों के लिए, कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह माँ बाप को उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, लाइफ स्किल्स उनको सिखाने चाहिए, क्रिएटिविटी लानी चाहिए, और किस तरह टीचर्स का जो बिहेवियर है वो होना चाहिए बच्चों के साथ। उनको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब क्लासरूम टीचिंग से अलग है ऑनलाइन टीचिंग, और बच्चों की किस तरह से काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको क्या समझाया जाना चाहिए कि इस तरह के माहौल में उनको क्यों इस तरह कहा जा रहा है कि घर में रहिए, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी गई है तो क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं जिससे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। बहुत सारी बातें आपने बताई इस कार्यक्रम के दौरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस व्यूअर्स को लगातार जानकारी देने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस विषय में आपके दर्शकों से आपके माध्यम में बात कर पाई। थैंक यू सो मच। और हम आपसे वो लिंक जरूर ले लेंगे जिनका आप जिक्र कर रही थी, उसे हम अपनी वेबसाइट पर, अपनी फेसबुक पेज जो ये हम जहाँ वीडियो ये जा रहा है वहां जरूर लगाएंगे, और यूट्यूब के भी जो हमारे टेक्स्ट एरिया है उसमें भी इसको लगाएंगे कि कौन कौन सी ऐसे, क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, इसीलिए उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, इसीलिए उनको उनकी जो समस्याएं हैं, उलझन है, उनके समाधान नहीं मिल पाते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर साइकियाट्री, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। धन्यवाद।